नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसने कुछ साल पहले पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया था। जी। ये कहानी है 2018 की एक 13 साल की लड़की निर्मला पंता की, जिसकी बेरहमी से बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। तो आज हमारा मकसद सिर्फ उस घटना को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि 7 साल गुजर गए हैं और न्याय क्यों अभी तक एक सवाल बना हुआ है। बिल्कुल। हमारे पास इसके लिए विकिपीडिया है, काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट्स हैं और कई मानवाधिकार संगठनों के दस्तावेज भी हैं। बिल्कुल। और असल में ये मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये इस बात का एक बहुत दुखद उदाहरण है कि जब जांच करने वाली एजेंसियां ही शुरुआत में बड़ी बड़ी गलतियां कर देती हैं, तो न्याय का रास्ता कितना मुश्किल बल्कि लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। सही बात है। ये केस पुलिस की जवाबदेही, फोरेंसिक विज्ञान की अहमियत और एक समाज के गुस्से का एक जरूरी अध्ययन है। तो चलिए फिर कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। कौन थी निर्मला पंता और 2018 में उस दिन हुआ क्या था? निर्मला पंता नेपाल के कंचनपुर जिले के भीमदत्ता नगर पालिका की रहने वाली थी। एक 13 साल की लड़की, 9वीं क्लास में पढ़ती थी। हाँ, 9वीं क्लास में। 26 जुलाई 2018 को वो अपनी एक सहेली रोशनी बम के घर गई थी होमवर्क करने के लिए। हाँ, उसका होमवर्क पूरा करवाने, मतलब एक बिल्कुल आम दिन की तरह। लेकिन उस शाम वो घर वापस नहीं लौटी। और फिर अगले दिन जो खबर आई वो शायद हर माँ बाप का सबसे बुरा सपना होता है। बहुत बुरा। उसकी लाश मिली और जिस हालत में मिली वो वाकई दिल दहलाने वाला था। हाँ, अगले दिन 27 जुलाई को उसकी लाश घर से कुछ ही दूर महेंद्र नगर उल्था खाम सड़क के किनारे गन्ने के खेत में मिली। गन्ने के खेत में? जी। ये अपने आप में एक बहुत ही दर्दनाक खोज थी। परिवार और आसपास के लोग तो रात भर उसे ढूंढ रहे थे और सुबह ये भयानक खबर आई। पोस्टमार्टम में क्या सामने आया? मौत की वजह साथ हो पाई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वही बात सामने आई जिसका सबको डर था। रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि निर्मला के साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर हत्या कर दी गई। हाँ, गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। और देखिए, जिस जगह पर शव मिला था वो गन्ने का खेत था, जो किसी भी जांच के लिए एक बुरा सपना होता है। वहां सबूतों को सुरक्षित रखना, उन्हें इकट्ठा करना, वो बेहद मुश्किल हो जाता है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि केस बिल्कुल सीधा होना चाहिए था। एक पीड़ित है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो बलात्कार और हत्या की पुष्टि कर रही है। हाँ, बिल्कुल। फिर भी यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा और दुखद मोड़ आता है ना। जब चीजें इतनी साफ थी तो जांच की गाड़ी पटरी से उतरी कैसे? गाड़ी पटरी से उतरी नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसे जानबूझकर उतार दिया गया। गड़बड़ी लगभग पहले घंटे से ही शुरू हो गई थी। अच्छा। पहले स्थानीय पुलिस और बाद में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी CIB की टीम ने जांच अपने हाथ में ली। लेकिन शुरुआत से ही उन पर लापरवाही और सबूतों से छेड़छाड़ के इतने गंभीर आरोप लगे कि केस की नींव ही हिल गई। सबूतों के साथ छेड़छाड़ की बात तो वाकई चौंकाने वाली है। काठमांडू पोस्ट के एक रिपोर्ट में तो ये तक लिखा था कि निर्मला के कपड़ों को, जो सबसे अहम सबूत होते हैं, जी, उन्हें धो दिया गया था। क्या ये सच है? हाँ, और ये इस केस की शायद सबसे विनाशकारी गलती थी। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इसे सिर्फ एक अनजाने में हुई लापरवाही के तौर पर नहीं देखा गया। मतलब? कई रिपोर्ट्स और मानवाधिकार संगठनों का मानना था कि ये जांच को जानबूझकर भटकाने की एक सोची समझी कोशिश हो सकती थी। आप सोचिए, कपड़ों को धोने का मतलब है कि आपने DNA, बाल, त्वचा के अंश या हमलावर से जुड़ा कोई भी छोटा बड़ा फोरेंसिक सबूत हमेशा के लिए खत्म कर। हमेशा के लिए। ये तो जांच शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर देने जैसा था। और ये सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित भी था, है ना? DNA का जो विवाद उठा वो तो और भी गहरा है। जो सैंपल लिए भी गए उन पर भी गंभीर सवाल उठे। बिल्कुल। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट आई, उसने तो पूरी फोरेंसिक प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। क्या कहा रिपोर्ट ने? रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा था कि DNA सैंपल लेने और उसकी जांच करने की प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं। गंभीर खामियां? हाँ। रिपोर्ट के मुताबिक जो वजाइनल स्वैब सैंपल लिए गए थे वो सही तरीके से कलेक्ट और प्रिजर्व नहीं किए गए थे। तो इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि बाद में जब भी किसी संदिग्ध का DNA टेस्ट किया जाता तो उसके नतीजों पर हमेशा एक शक बना रहता। मतलब जब आपकी शुरुआती फोरेंसिक बुनियाद इतनी कमजोर हो तो आप उस पर कोई ठोस केस कैसे बना सकते हैं? इसी उलझन और खराब जांच के बीच पुलिस ने अचानक एक बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया और दावा किया कि केस सुलझ गया है। ये दिलीप सिंह बिष्ट की कहानी है। से ही कुछ आपराधिक रिकॉर्ड था।
पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और मीडिया में ऐलान कर दिया कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ऐसा माहौल बनाया गया जैसे पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और निर्मला को न्याय मिल गया। लेकिन अगर उसने कबूल कर लिया था तो फिर उसे छोड़ना क्यों पड़ा? यहीं पर यह केस एक आपराधिक जांच से बढ़कर एक संस्थागत संकट बन गया। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, संस्थागत संकट। कहानी इसलिए पलटी क्योंकि जब दिलीप सिंह का डीएनए सैंपल लिया गया और उसकी तुलना निर्मला के शरीर से मिले सैंपल से की गई तो वो मेल नहीं खाया, मैच नहीं हुआ। डीएनए विज्ञान के सामने पुलिस का सबसे बड़ा सबूत, एक कबूलनामा, पूरी तरह से ढह गया। ये तो बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। ये सिर्फ एक संदिग्ध का बरी होना नहीं था, ये उस जांच प्रक्रिया पर जनता के विश्वास का टूटना था। लोगों को लगने लगा कि पुलिस असली गुनहगार को बचाने के लिए किसी मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति को बलि का बकरा बना रही है। तो पुलिस की पूरी थ्योरी एक ही झटके में खत्म हो गई। खत्म। इसके बाद तो वो पूरी तरह से दिशाहीन हो गए होंगे। मतलब एक तरह की बौखलाहट नजर आने लगी थी। बौखलाहट और हताशा दोनों। और ये सिलसिला दिखाता है कि जांच कितनी भटक गई थी। दिलीप बिष्ट के बाद पुलिस ने कई और लोगों को गिरफ्तार किया, पर किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हाँ, मैंने पढ़ा था। काठमांडू पोस्ट के अनुसार 2024 में, यानी घटना के सालों बाद, एक व्यक्ति को प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करने के बाद गिरफ्तार किया गया। अच्छा। लेकिन कुछ ही दिनों में पुलिस ने कहा कि वो झूठी कहानी सुना रहा था। मतलब वो भी गलत निकला। हाँ, एक और रिपोर्ट में एक भारतीय नागरिक को भी संभावित संदिग्ध के रूप में पकड़ने की बात सामने आई। ये सब दिखाता है कि पुलिस के पास कोई एक दिशा नहीं थी, वो बस अंधेरे में तीर चला रही थी। और जैसे जैसे जांच उलझती जा रही थी और पुलिस की नाकामी सामने आ रही थी, लोगों का सब्र वो जवाब दे रहा था। बिल्कुल। उनका गुस्सा सड़कों पर उतरने लगा। ये मामला अब सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं रहा, ये एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया था। सही कहा। निर्मला पंथ न्याय अभियान जैसे आंदोलन पूरे देश में फैल गए। राजधानी काठमांडू से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक छात्र, नागरिक समाज के लोग, मानवाधिकार कार्यकर्ता सब सड़कों पर थे। और सबकी एक ही मांग थी। एक ही मांग, निर्मला के लिए न्याय। लोगों का गुस्सा सिर्फ इस बात पर नहीं था कि एक बच्ची के साथ इतनी क्रूरता हुई, बल्कि इस बात पर था कि पूरा सिस्टम उसे न्याय देने में नाकाम साबित हो रहा था। और ये गुस्सा तब और भड़क गया जब इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक और भयानक त्रासदी हो गई। हाँ, वो उस आंदोलन का सबसे काला दिन था। एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में एक 14 साल के लड़के सनी खुना की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ओह, ये तो बहुत ही दुखद है। इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया। अब लोगों का गुस्सा सिर्फ न्याय की मांग तक सीमित नहीं था, बल्कि ये राज्य की क्रूरता और पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ एक विद्रोह बन गया था। एक बच्चे के लिए न्याय मांगते हुए दूसरे बच्चे की जान चली गई। बिल्कुल। एक बच्चे के लिए न्याय मांग रहे लोगों को दूसरे बच्चे की लाश उठानी पड़ी। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो मानवाधिकार संगठनों ने इस पूरे मामले को कैसे देखा? क्या उन्होंने इसे सिर्फ कुछ पुलिस अधिकारियों की नाकामी माना या कुछ और? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। एडवोकेसी फोरम नेपाल जैसे जो मानवाधिकार संगठन है, उन्होंने इस मामले को सिर्फ पुलिस की विफलता नहीं कहा। तो फिर क्या कहा? उन्होंने इसे राज्य के नाकांक्षमता और अनिच्छा का प्रतीक बताया। नाकांक्षमता और अनिच्छा, इनएबिलिटी एंड अनविलिंगनेस। हाँ, और ये दो शब्द बहुत मायने रखते हैं। नाकांक्षमता का मतलब है कि सिस्टम के पास शायद साधन या काबिलियत नहीं है, लेकिन अनिच्छा का मतलब है कि सिस्टम में दोषियों को पकड़ने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। मतलब जानबूझकर। इसका मतलब है कि समस्या सिर्फ कुछ लापरवाह पुलिस अधिकारियों की नहीं थी, बल्कि ये पूरे सिस्टम की इच्छा शक्ति में कमी को दिखाता है, जो शायद प्रभावशाली दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो इसका मतलब है कि शक सिर्फ जांच पर नहीं, बल्कि जांच करने वालों की नीयत पर भी था। बिल्कुल। जब सबूतों को इस तरह से नष्ट किया जाता है, जब झूठे कबूलनामे पेश किए जाते हैं और जब विरोध करने वालों पर गोलियां चलाई जाती हैं, तो ये सिर्फ एक जांच की विफलता नहीं रह जाती। ये न्याय की पूरी प्रक्रिया का पतन कहलाता है। बिल्कुल सही। तो इन सब का क्या मतलब है? इतने सालों बाद 2025 में हम आज कहाँ खड़े हैं? कई जांच समितियां बनी, गृह मंत्री ने सीआईबी को फिर से गंभीर जांच के आदेश दिए। क्या इन सब बातों का कोई नतीजा निकला? नतीजा दुर्भाग्य से बहुत ही निराशाजनक है। 7 साल बीत जाने के बाद भी सच्चा अपराधी आज भी आजाद है।
आज भी। और किसी एक व्यक्ति को भी इस मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। कानूनी तौर पर यह केस फाइलों में जिंदा है, जांच की बातें होती रहती हैं, नई टीमें बनती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि न्याय अभी भी एक दूर का सपना बना हुआ है। और उन पुलिस अधिकारियों का क्या हुआ जिन पर सबूत नष्ट करने और जांच में गड़बड़ी करने के इतने गंभीर आरोप लगे थे? क्या उन्हें कोई सजा मिली? और यहीं पर सिस्टम का असली चेहरा सामने आता है। जिन 8 पुलिस अधिकारियों पर शुरुआती जांच में गड़बड़ी करने, सबूत नष्ट करने और निर्दोष लोगों को फंसाने के आरोप लगे थे, उनमें से ज्यादातर कानूनी प्रक्रिया के बाद बरी हो गए। बरी हो गए? हाँ, अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। आप सोचिए, जिन लोगों पर सबूत बचाने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं पर सबूत मिटाने के आरोप लगे और वो भी बरी हो गए। ये तो जवाबदेही की बहुत बड़ी कमी है। ये किस पर भरोसा करे? मतलब 7 साल, अनगिनत प्रदर्शन, कई जांच समितियां और नतीजा लगभग शून्य। कानूनी भाषा में शायद कहें कि केस अभी भी खुला है, लेकिन निर्मला के परिवार और समाज के नजरिए से देखें तो ये शून्य के बराबर ही है। एक कहावत है कि न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर होती है। इस मामले में तो 7 साल से ज्यादा की देरी हो चुकी है और अभी भी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो निर्मला पंता का मामला सिर्फ एक बलात्कार और हत्या का मामला नहीं रह गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केस स्टडी बन गया है कि कैसे एक खराब और शायद बेईमानी से की गई जांच न्याय को हमेशा के लिए दफन कर सकती है। बिल्कुल, ये मामला दिखाता है कि सबूत कितने नाजुक होते हैं और किसी भी अपराध के बाद के शुरुआती कुछ घंटे, जिन्हें गोल्डन आवर्स कहा जाता है, वो कितने जरूरी होते हैं, कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उस समय चूक हो गई तो फिर सच्चाई का पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये पुलिस की जवाबदेही और फोरेंसिक विज्ञान के सही इस्तेमाल की अहमियत को भी बार बार रेखांकित करता है। और इसका सामाजिक प्रभाव भी बहुत गहरा रहा है। इसने नेपाल में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक ऐसी राष्ट्रीय बहस छेड़ दी जो आज भी जिंदा है। ये मामला लोगों के जहन में एक घाव की तरह है जो उन्हें लगातार सिस्टम की कमजोरियों और न्याय की अधूरी तलाश की याद दिलाता रहता है। और अंत में ये मामला एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल खड़ा करता है। क्या? जब किसी केस में शुरुआती सबूत ही नष्ट कर दिए जाएं, जांच करने वालों पर ही शक हो और सिस्टम खुद अपनी गलतियों पर पर्दा डालता नजर आए, तो क्या सच्चा न्याय मिलना कभी भी संभव है? या फिर न्याय की लड़ाई सिर्फ अपराधी को सजा दिलाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह उस पूरे सिस्टम में सुधार की एक अंतहीन लड़ाई बन जाती है जिसने पहले ही न्याय को नाकाम कर दिया हो?